प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की जो कृतिका पूरक पुस्तिका है उसके चौथे पाठ माटी वाली के सार के साथ प्रस्तुत हैं। लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल और यहाँ इस पाठ में माटी वाली एक वृद्ध महिला के माध्यम से लेखक ने एक बहुत ही विषम परिस्थिति को और विषम समस्या को उभारा है, जिसके माध्यम से वो लाखों हजारों ऐसे लोगों की ओर इंगित करना चाहते हैं जो किसी भी सरकारी योजना से लाभान्वित होने के बजाय वो बहुत संघर्ष से, बहुत परेशानियों से गुजरते हैं। पाठ में कुछ ऐसी समस्या को उठाया गया है कि जब हम किसी भी सरकारी नई योजना को बनते हुए देखते हैं, वो योजना जिस एरिया के लिए पास होती है उस एरिया की सारी जमीन सरकार लेती है और वहाँ के उस जमीन के बदले में उन्हें दूसरी जगह विस्थापित कर देती है, यानी कि एक जगह से उठाकर वो उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर देती है। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास घर है, दौलत है, संपत्ति है, व्यापार है, नौकरी है, वो लोग तो कहीं पर भी जाके बस सकते हैं। लेकिन जिनके पास ना अपनी जमीन है, ना अपना आसमान और ना नौकरी और ना ही व्यापार, ना ही घर में कोई ऐसा करने वाला, ना ही खिलाने वाला, ऐसा वर्ग सबसे ज्यादा कष्टों को झेलता है। यहाँ पर जो टिहरी डैम बना है उत्तराखंड में, उस डैम को बनते समय जो लेखक ने समस्या देखी, चूँकि लेखक स्वयं टिहरी के रहने वाले हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने इस पाठ को बहुत ही संवेदनशील पाठ है और बहुत ही बेहतरीन पाठ लिखा है। बहुत ही कहानी जो माटी वाली के माध्यम से एक बहुत ही गरीब लाचार वर्ग की समस्या को उन्होंने उठाया है। टिहरी डैम जब बनना शुरू हुआ था तो सारे गांव को खाली कराया जा रहा था और उनके बदले में उनको नई नई जगह दी जा रही थी जहाँ पे वो लोग जाके रह सकते थे। पाठ के सार पर आती हूँ। टिहरी के सेमल का तप्पड़, ये एरिया का नाम है। मोहल्ला के आखिरी घर की खोली में पहुंचकर माटी वाली ने अपना कनस्तर उतारा। कनस्तर कंटेनर जिसमें माटी वाली नाम की जो वृद्ध महिला है वो मिट्टी भर कर लाती थी और टिहरी शहर में सब उसे जानते थे, वह सबको जानती थी और सारे किराएदार, सारे बुजुर्ग, सारे बच्चे सब माटी वाली को जानते थे, क्योंकि वो अकेली ऐसी महिला थी जो घर घर में लाल मिट्टी लाने का काम करती थी और हर घर को लाल मिट्टी की जरूरत होती थी। वह सबको लीपने के लिए लाल मिट्टी पहुँचाती थी और उसी के कारण लोगों के चूल्हे जलते थे। उसके बिना लोगों को लिपाई की समस्या पैदा हो सकती थी। लाल मिट्टी पहुंचाने वाली वह अकेली औरत है और शहर में कहीं माटा कान है नहीं, यानी कि टिहरी से बाहर कोई जगह है जहां पर मिट्टी की खान है, यानी कि मिट्टी के टीले बने हुए हैं जहां से वो मिट्टी खोद कर लाती है और अपने कंटेनर में रखती है और घर घर मिट्टी पहुँचाती है। टिहरी में भागीरथी और भिलंगाना दो नदियां हैं, तो वहाँ के जो नदियों के तट हैं वहाँ की मिट्टी रेतीली है जिससे लिपाई नहीं हो सकती, लीप नहीं सकते घर को। अब मैं आपको बताऊं लिपाई क्या होती है। जब हम कच्चे मिट्टी के चूल्हे में रोटी बनाते हैं, चूँकि एक बार की मिट्टी से रोटी जब बन जाती है तो रोटी बनने के बाद में वो पूरी काली हो जाती है। चूल्हे की जो दीवारें हैं तीनों वो काली हो जाती हैं। अब शाम की रोटी यदि उससे ऐसे ही बनाएंगे तो वो कालापन रोटियों में लग के हमारे पेट में जाएगा, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है और रोटी पे वो कालापन दिखाई देगा जो छूटेगा भी नहीं। तो माटी वाली क्या करती है कि हर घर को लाल मिट्टी देती है और उस लाल मिट्टी में पानी मिलाकर उसे पतला करके एक लेयर की तरह चूल्हे के ऊपर लगा दिया जाता है। इससे शाम की रसोई के लिए चूल्हा तैयार हो जाता है। ऐसे ही गांव के जो घर होते हैं, गांव के घरों की दीवारें ईंट की नहीं होती, बहुतों की मिट्टी की होती हैं, तो मिट्टी की दीवारें झड़ने शुरू हो जाती हैं। तो उनका झड़ना रोकने के लिए गोबर, यानी कि जो बफेलो डंग होता है या काव डंग, किसी का भी डंग हो, वो पानी और लाल मिट्टी तीनों का मिश्रण बनाया जाता है, उसको पतला कर लिया जाता है और उसको लेप दिया जाता है। और जो गोबर के रेशे होते हैं वो मिट्टी को झड़ने से रोकते हैं, यानी कि साल 6 महीने में दीवारों को लीपने के लिए और रोज की रसोई के लिए चूल्हे पर लीपने के लिए लाल मिट्टी की जरूरत उस टिहरी शहर में सबके घरों को होती है और वो अकेली ऐसी महिला है जो इस कार्य को करती है। तो चाहे कोई नया किराएदार ही क्यों ना आए, वो भी माटी वाली का ग्राहक बन जाता है। माटी वाली एक हरिजन महिला है और नाटे कद की बुजुर्ग महिला है। वह अकेली है, उसका घर में एक पति है जो बुजुर्ग है, बीमार है और वो किसी काम को करने के काबिल। माटी लेकर माटी वाली एक घर की मालकिन के घर में पहुंचती है और मालकिन उसे कच्चे आंगन में मिट्टी उड़ेलने के लिए कहती है। माटी वाली ने
अपना कनस्तर एक कोने में उड़ेल दिया। मालकिन ने उसे खाने के लिए 2 रोटियां दी और उसके लिए चाय रसोई में लेने चली गई। पीछे से माटी वाली ने इधर उधर देखा, एक रोटी को सिर पर रखे कपड़े में लपेट लिया। यहाँ पर डिल्ला शब्द पाठ में यूज किया गया है। डिल्ला आपको मैं बता दूं कि जब हम सर पर डायरेक्ट वेट कंटेन करेंगे तो हमारे सिर को दर्द होगा, चोट लगेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कपड़े को रोल कर लेते हैं, उसको फोल्ड कर लेते हैं और उसकी छोटी गद्दी जैसी बना लेते हैं, तो उसको हम डिल्ला कहते हैं। मालकिन के आने पर यूं ही मुंह चलाने लगी और उसने एक रोटी उस डिल्ले के कपड़े में खोलकर अपने पति के लिए छुपा ली और ऐसे दिखाने लगी मानो रोटी खा रही हो। उसने सोचा कि एक रोटी अपने बुड्ढे को भी देगी। मालकिन ने उसे चाय देकर कहा कि वह चाय के साथ रोटी निगल ले, आज साग वाग कुछ है नहीं। माटी वाली बोली, चाय भी बहुत अच्छा साग होती है। मालकिन ने कहा, भूख अपने आप में एक साग होती है, भूख मीठी की भोजन मीठा। बहुत अच्छी लाइन है ये, भूख मीठी की भोजन मीठा। आपको मैं ये समझाती हूँ, ये लाइन यहाँ पर कैसे आपको समझ आएगी। देखिए, जब आपका पेट भरा होता है, आप कहीं फंक्शन में जाते हैं, बहुत सारी तरह के स्वादिष्ट व्यंजन वहाँ परोसे हुए होते हैं, लेकिन जब आपका पेट भर जाता है उसके बाद अगर कोई एक बाइट भी आपको खाने को देगा तब भी आपको नहीं बिल्कुल मैं नहीं खा सकता या मैं नहीं खा सकती, आप एक निवाला भी नहीं लेते। लेकिन जब भूख लगती है तो कुछ भी ढूंढते हैं, कुछ भी खाने को मिल जाए आप उसको खाना शुरू कर देते हैं। तब आप ना नमक देखते हैं, ना मिर्च देखते हैं, ना फीका ना तीखा, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही आधा पेट भर जाता है वैसे ही आपको इच्छा होने लगती है कि इसमें नमक कम है, इसमें चीनी कम है, ये तीखा कम है। तब आपको, यानी कि जब आपको भूख होती है तो कोई भी चीज आपको स्वादिष्ट लगती है, और जब आपका पेट भरा होता है तो आपको कितने भी स्वादिष्ट व्यंजन क्यों ना परोस दिए जाएं, आपको वो अच्छे नहीं लगते। माटी वाली ने पीतल के गिलास में चाय सुड़कते हुए कहा, मालकिन आपने पीतल के गिलास बहुत संभाल कर रखे हैं। मालकिन बोली, पुरखों की चीजों से सबको मोह होता है, इसलिए इस बर्तन को कभी नहीं बेचती। और यहाँ पर उस चीज को, पुरखों की दी हुई विरासत की प्रसंग को यहाँ पर उठाया गया है। देखिए, सबके माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ इकट्ठा करते हैं। जो समर्थ हैं, जो संपत्तिशाली हैं, जो वैभवशाली हैं, वो धन संपत्ति, पैसा, सोना, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसा, शादी के लिए पैसा, सब कुछ इकट्ठा करते हैं और घर की चीजों को इकट्ठा करते हैं। लेकिन जिसके पास 2 जून की रोटी कमाने के अलावा, पेट भरने के अलावा कोई और शौक करने के लिए ना हो, तो वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ धरोहर रखता ही है। यहाँ पर चूंकि पहले पीतल और कांसे के बर्तन बहुत चला करते थे, तो वो भी अपने आप में एक मूल्यवान धातु होती थी। तो यहाँ पर छोटे छोटे उन ग्लासों में, पीतल के बर्तनों में उन पूर्वजों का वो त्याग है कि उन्होंने कैसे पाई पाई इकट्ठा करके वो बर्तन खरीदे होंगे। कितने दिन उन्होंने अपनी जबान पर कोई अच्छा खाना नहीं खाया होगा, अपने मन को मार मार कर उन्होंने ये 4 पैसे इकट्ठे करके हमारे लिए ये चीजें इकट्ठी की हैं। इसलिए हमें विरासत का सम्मान करना चाहिए, ये भावना लेखक यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। माटी वाली कहती है, मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ, इस उम्र में इस टिहरी शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। माटी वाली बोली, जमीन जायदादों के मालिक तो किसी न किसी ठिकाने पर चले ही जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा, मेरी तरफ तो कोई देखने वाला भी नहीं। चाय पीकर माटी वाली दूसरे घर में चली गई। वहाँ से अगले दिन मिट्टी लाने का आदेश मिला और साथ में 2 रोटियां भी मिल गईं। उसने उन्हें भी कपड़े में बांध लिया। अब माटी वाली का शहर, जो घर है, वो गांव से थोड़ा दूर है और कितना भी तेज चले तब भी 1 घंटा उसको लगता ही है। वह सोचने लगी, घर जाकर पहले प्याज को पीसकर, क्योंकि आज उसे कुछ पैसे भी मिल गए और रोटी भी मिल गई, तो आज वो सोच रही है, आज मैं अपने बुड्ढे को खाली रोटी खाने को नहीं दूंगी, आज मैं उसे रोटी दिखाऊंगी भी नहीं, सीधा जाके उसके सामने परसूंगी तो कितना खुश हो जाएगा। वो रोज मेरा कैसे इंतजार करता है कि आज जब आएगी तो वो खाने को देगी मुझे। सोचने लगी कि घर जाकर पहले प्याज को पीस कर तलूंगी, फिर बुड्ढे को खाने को दूंगी, कैसे मेरे इंतजार में बैठा रहता है। यह उसकी रोज की दिनचर्या है। वह मिट्टी खोदने, पहुँचाने और वापस आने में रात कर देती है। देखिए, टिहरी शहर से उसका गांव 1 घंटा दूर है और टिहरी शहर के बाहर माटा खान है। तो आप इस तरह से सोचिए, वो सुबह की निकलती है, बुजुर्ग महिला है, कितनी भी तेज चलेगी तो वो माटा खान जाएगी, माटा खान से मिट्टी खोदेगी, पैदल भर के सिर पे वेट लेके टिहरी गांव जाएगी और वहाँ से फिर अपने घर जाएगी। तो वो कितने चक्कर लगा सकती है, ज्यादा से ज्यादा 1 से ज्यादा वो नहीं चक्कर लगा सकती। तो उस एक घर से ही उसे जो मिलता है वो उसी से अपना काम चलाती है।
पहले ये प्रथा हुआ करती थी, अब तो नगर निगम ने सबको जॉब अलॉट की है कि अब रोटियां कोई नहीं मांगता। पहले हर घर से जो सफाई कर्मी होते थे उनको रोटियां दी जाती थी, यानी कि गांव में अभी भी बदले में चीजें दी जाती हैं, किसी काम को करने के बदले में चीज भी दे देते हैं। तो माटी वाली बोली, आज मैं उसे बहुत अच्छा खाना दूंगी। और वो चलती जाती है और सोचती जाती है, उसके पास ना अपना खेत है ना जमीन, उसकी जो झोपड़ी है वो भी ठाकुर की जमीन पर खड़ी है और जिसके बदले में उसे बेगार ढूंढनी पड़ती है। यानी कि उसका अपना कोई घर नहीं है, उसकी जो झोपड़ी है वो गांव के ही एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी हुई है। घास फूस की झोपड़ी है और उसी में वह रहती है और वहाँ रहने के बदले में वो ठाकुर के घर में भी बिना मेहनत के, बिना पैसे के, बिना मेहनत की मजूरी लिए काम करती है। वह घर पहुँचती है, रोज तो उसका पति इंतजार करता है, दरवाजा पे आहट होती है तो वो देखता है, लेकिन आज जब माटी वाली घर गई तो उसने आहट से वो चौंका नहीं और ना ही उसकी तरफ उसने पलटकर देखा। माटी वाली ने उसे जाकर देखा तो वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। माटी वाली का जो पति था वो मर चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने माटी वाली से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? तो कहती है, मेरा कोई घर नहीं है, मेरी तो जिंदगी टिहरी के लोगों को मिट्टी पहुँचाने में ही बीत गई। साहब ने पूछा कि मिट्टी कहाँ से लाती हो? माटा खान से। माटा खान तुम्हारे नाम है? नहीं साहब, वो तो मेरी रोजी है। हमें तुम्हारी रोजी नहीं, हमें कागज चाहिए। अगर तुम कागज दिखा सकती हो तो हम वो तुम्हारे नाम पर कर देंगे। बुढ़िया ने पूछा, बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? साहब बोले, इसका फैसला हम नहीं कर सकते, यह तुम्हें खुद तय करना है। इसी के साथ टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा, सब और आपाधापी और अफरा तफरी मच गई। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। पानी भरने से कुल शमशान घाट भी डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है और सबसे कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। यहाँ पर कि गरीब व्यक्ति हमेशा मर मर कर जीता है, लेकिन सच में जब मरने की बारी आए तो उसे अपनी वो जमीन भी ना मिले जिस पर उसने पूरा जीवन बिताया है। कोई भी व्यक्ति उसी जगह पर मरना पसंद करता है जहाँ उसका जुड़ाव होता है, जहाँ वो रहता है, क्योंकि हमें उस भूमि से, उस जगह से प्रेम होता है। हम कहीं बाहर किसी और देश में जाकर मरना पसंद नहीं करेंगे, हम उसी जगह पर मरना पसंद करते हैं जहाँ पर हम रहते हैं। तो यहाँ पर गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए कि गरीब आदमी जीता भी मर मर के है और अब तो मरने के लिए भी उसको मन की जगह नहीं मिलेगी। गरीब आदमी से उसके मरने का हक भी छीन लिया गया। यहाँ पर माटी वाली के माध्यम से उस समस्या को उठाया गया है कि जो लोग किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं है, जिनका कोई पालन करने वाला नहीं है, जिनके पास कोई नौकरी या व्यापार नहीं है, जो उम्र की उस देहरी पर खड़े हैं जहाँ पर शरीर का बल बहुत कम होता है, जिंदगी से लड़ने की, संघर्ष करने की क्षमता नहीं होती। यहाँ पर माटी वाली उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, उसी वर्ग को प्रतिनिधित्व करती है जो ऐसी योजनाओं में सबसे ज्यादा कष्ट भोगता है, सबसे ज्यादा परेशानी उठाता है। प्रश्नोत्तर पे आती हूँ। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते हैं? पहले तो शहरवासी जो है माटी वाली उसके कनस्तर को इसलिए जानते होंगे तो पूरे टिहरी शहर में केवल वही अकेली महिला है जो मिट्टी लाती है और ये कोई दूसरा और व्यक्ति काम नहीं करता, तो उसका कोई प्रतियोगी नहीं है, कोई उससे कंपटीशन करने वाला नहीं है। वही सबके घरों में लीपने वाली लाल मिट्टी देती है और लाल मिट्टी की जरूरत सबको होती है, इसलिए सभी उसे जानते थे। और उसके जो ग्राहक थे वो पिछले अनेक वर्षों से उससे मिट्टी ले रहे थे, तो वो सभी लोग परिचित थे। माटी वाली की गरीबी, फटेहाली और बेचारगी भी उसकी शायद जीवन की मजबूरी है, जो हर घर में वो इतने बुढ़ापे में भी, इतनी मजबूरी में भी कार्य करती है। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का, माटी वाली के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि वह अपना और अपने पति का पेट कैसे भरे, जो दोनों ही बुजुर्ग हैं। और अगर उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा तो फिर गुजारा कैसे करे। और अब तक तो माटा खान उसकी रोजी रोटी बना हुआ है, वहाँ से उजड़ने के बाद उसका क्या होगा? यह समस्या उसे ऐसा पागल बनाए हुए थी कि उसके पास अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ही वक्त नहीं था। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में सुबह निकली और शाम को घर पहुंची, यानी कि सुबह माटा खान जाना और मिट्टी लाना, गांव में पहुंचाना और गांव से फिर अपने घर तक पहुंचने में ही उसको रात। ऐसे में ना तो जीवन में कुछ और करने को था, ना ही कुछ और होने की उम्मीद।
ऊपर से घर जो झोपड़ी थी वो भी छिनने वाली थी, इसलिए वो परेशान थी कि वो और क्या करे, क्योंकि उसके पास सोचने का और भाग्य के परिवर्तन का कोई रास्ता उसके पास नहीं था। इसलिए वो अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में सोचती नहीं थी, सिर्फ उसके बारे में सोचती थी कि कैसे अपना और अपने पति का पेट भरे। भूख मीठी की भोजन मीठा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें भूख होती है तो अच्छा भोजन हो या कम अच्छा, चाहे पसंद का हो चाहे ना पसंद का, हमें वो स्वादिष्ट लगता है। और अगर हमारा पेट भरा हो तो स्वादिष्ट भोजन भी हमें बेकार लगता है। तो यहाँ पर भूख की महत्ता ज्यादा है बजाय इसके कि भोजन कैसा है। आप इसी को विस्तार से लिख लीजिएगा। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। इस कथन के माध्यम में मालकिन का अपने पूर्वजों की जो धरोहर है, जो उनके पूर्वज हमारे लिए और हमारे पूर्वज हमारे लिए करते हैं, तो यहाँ पर उन चीज़ों के लिए प्रेम है जो बड़ों का प्रेम हमें उन चीज़ों में दिखाई देता है। उनका त्याग, उनका बलिदान, उनका सेक्रीफाइस, उन्होंने कैसे कैसे इन छोटी छोटी चीज़ों को भी कितना पैसे बचा बचा के, कितने टाइम अपनी कुछ इच्छाओं को मार मार ये चीज़ें हमारे लिए इकट्ठा की होंगी। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। वह बहुत गरीब है, पेट भरने के पर्याप्त साधन नहीं है, रोज कमाती है और रोज खाती है और बदले में उसे रोटियां मिलती हैं। और उसे इससे यह भी पता चलता है कि वे अपना ही नहीं अपने बूढ़े पति का पेट भी भरना चाहती है, ताकि वो स्वयं भी थोड़ा सा खा सके और अपने पति के लिए यहाँ ले जा सके। आज माटी वाली बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। माटी वाली एक मजबूर पत्नी है, उसका पति विवश और बूढ़ा है, बीमार है, वह काम करने के योग्य नहीं है, वह पूरी तरह से पत्नी पर निर्भर हो चुका है और इसलिए माटी वाली ही उसका ध्यान रखती है। वह खुद खाने से पहले उसके लिए बचा कर रखती है। उसमें अपने जीवन साथी के प्रति गहरा प्रेम और लगाव है। सच तो यह है कि वह उसके प्रति प्रेम नहीं, वात्सल्य और करुणा रखने लगी है। और जब से उसका पति दयनीय दशा में पहुंचा है, वह पति के प्रति और भी ज्यादा सहृदय हो उठी है कि उसकी जिम्मेदारी उसका पति है, उसका पेट भरना उसकी मजबूरी है। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, तो गरीब आदमी से उसके रहने का ठिकाना नहीं छीनना चाहिए। गरीब आदमी अपने स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर बसने में समर्थ नहीं होता, इसलिए अगर वह अपने मूल स्थान से उखड़ गया तो फिर उसकी मिट्टी खराब हो जाती है, उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। वह मारा मारा फिरता है, ना शरीर में बल है ना ही जेब में पैसा, और जहाँ पर जीवन जिया अंतिम सांस लेने का अधिकार भी उसे मिलना चाहिए। वह उसी भूमि में जाना चाहता है। आप सोचिए कि हम कहीं और देश में चले जाएं और वहाँ पर हम मरना नहीं चाहेंगे। मैं तो कभी नहीं मरना चाहूँगी कि मैं मरने के लिए किसी ऐसी भूमि पर चली जाऊँ जहाँ पर मुझे कोई नहीं जानता और जो मेरी भावनाएं जिस भूमि से जुड़ी हुई नहीं हैं। मैं जहाँ रही हूँ हमें वहीं पर आखिरी सांस रहती है, चूँकि हमारी भूमि हमारी मातृभूमि है, हमारे बचपन, हमारे जीवन की यादें, हमारा सब कुछ तो उसी भूमि से जुड़ा है, तो हमारा कहीं और जाने को मन नहीं करेगा। और ये भावना गरीबों में बड़ी ही प्रचंड रूप से होती है कि वो जहाँ रहता है वहीं पर मरना भी चाहता है। विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। आप इसमें एक पैराग्राफ लिखेंगे कि विस्थापन की समस्या क्या है। जब एक स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर बसना, और ये अपने आप में पूरा जीवन समाप्त करके एक नई बसे हुए पेड़ को आप उसे जड़ से उखाड़ कर कहीं और लगाएंगे तो पेड़ तो मना कर देता है लगने से, वो हरा भरा नहीं होता, लेकिन मनुष्य के पास मना करने का भी साहस नहीं होता। वो कोशिश करता है कि दूसरे स्थान पर कैसे सरवाइव करे। उम्मीद है पाठ से संबंधित सभी आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ आएगा। इसी उम्मीद के साथ आप कमेंट करेंगे। कमेंट के ज़रिए यदि अपने सुझाव, अपनी राय, अपनी पसंद नापसंद यदि मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मेरा उत्साहवर्धन होगा। मैं और अच्छा काम करने की कोशिश करूंगी यदि आपको आपका साथ मुझे मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।